नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, स्क्रोडिंजर पोलर इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। हमने पिछली क्लास में एजीमुथल इक्वेशन को सोल्व किया था। यदि आप जानते होंगे तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में हमने टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो थी, तो इसको हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है ना, लिखा था। तो जब हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में एक्सप्रेस किया था, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन थी, हमने पोटेंशियल को क्या अज्यूम किया था, सेंट्रल पोटेंशियल, ये स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। और फिर हम अपनी इक्वेशन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पर हमारी इक्वेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है ना। एक तो हमारे पास रेडियल पार्ट, ठीक है, और पोलर पार्ट और एजीमुथल पार्ट, ठीक है ना। हम एजीमुथल इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, आज हम पोलर इक्वेशन के बारे में सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम सॉल्यूशन देखेंगे पोलर इक्वेशन का, और किस तरीके से पोलर इक्वेशन एसोसिएटेड लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सप्रेस होती है, ठीक है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसका हम जो सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन के बाद हम ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन क्या होगी इस इक्वेशन के लिए, नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे वेव फंक्शन का, और फिर जनरलाइज्ड नॉर्मलाइज्ड पोलर वेव फंक्शन जो होगा उसको एक्सप्रेस किया जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जो हमें कवर करना है। काफ़ी टिपिकल नहीं है, ठीक है ना, मैंने इस तरीके से लिखा है कि आसानी से चीज़ों को समझा जा सके, समझ में आया। तो जो पोलर इक्वेशन है, इसको हमने एंगुलर पार्ट से डिराइव किया था स्क्रोडिंजर इक्वेशन के, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एंगुलर पार्ट, यदि आपको ध्यान हो, जिसको हम वाई से लिखते हैं, थीटा एंड फाई, जो हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में है ना। हम इस तरीके से अपने 2 पार्ट्स में वेव फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना, रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट। और एंगुलर पार्ट को भी हम 2 हिस्सों में, हम पोलर पार्ट, ठीक है ना, और एजीमुथल पार्ट में एक्सप्रेस करते हैं, समझ में आया। तो यही है, हमने पोलर इक्वेशन को, हमारा जो एंगुलर पार्ट है वहाँ से हमने ऑलरेडी हम इस इक्वेशन को निकाल चुके हैं, और मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में ये कैसे आती है, ठीक है ना। तो पोलर इक्वेशन थीटा डिपेंडेंस शो करता है वेव फंक्शन का। अब मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल मोशन पार्टिकल जो है स्फेरिकल मोशन पे है, ठीक है ना, देन हाउ इट्स मोशन विल बी देयर, ठीक है ना, फ्रॉम पोल टू पोल, है ना, पोल से किस तरीके से वेरी करेगा मोशन, क्योंकि रेडियल पार्ट क्या दिखाएगा, रेडियल इक्वेशन, ठीक है ना, और एजीमुथल पार्ट जो होता है वो क्या शो करता है, है ना, इक्वेटोरियल प्लेन में मोशन शो करता है। एंड फ्रॉम पोल जो थीटा बताता है, ठीक है ना, पोल से पोल किस तरीके से, यानी पाई, जो थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 to पाई, है ना। पोल से पोल जो मोशन होगा, स्फेरिकल मोशन, जो स्फेरिकल मोशन जो पार्टिकल डिस्क्राइब करेगा, या पार्टिकल जो होगा वो स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल में होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये 1/sin थीटा डी थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। ये हमारे पास ये भी थीटा है, इसको हम अपर केस थीटा बोलते हैं, है ना, इसको हम अपर केस थीटा बोलते हैं, और ये लोअर केस थीटा होता है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है ना, देखो ये इक्वेशन ये है। अब ये इक्वेशन जो है ना, आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को ना हम लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाती है। तो हम लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन होते हैं, हम वो वाली बात ही जानते हैं, ठीक है ना। तो हम वहाँ से कर सकते हैं, तो इसको सोल्व करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मेन टास्क है हमारा इस लैम्डा की वैल्यू पता करना, जो क्या है लैम्डा, वो जो क्या है कांस्टेंट है। तो काफ़ी बुक्स में ना इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं कि इसका वैल्यू क्या है, L+1 है ना, जहाँ पे L क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। तो इसको सोल्व नहीं किया गया है, ठीक है ना, लेकिन हम इसको सोल्व करेंगे कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो ये कैसे आती है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम जानते ही हैं, मैं जैसे बताया कि लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाती है, तो वहाँ से सोल्यूशन निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एज्यूम करते हैं x = cos थीटा, ठीक है। अब ये क्यों, कि देखो x यहाँ पर कोई सिर्फ एक वेरिएबल है ना, आप चाहो तो जाय भी मान सकते हो, जिस तरीके से हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा था, है ना। तो ये कोई 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन शो नहीं कर रहा है, x का मतलब ये नहीं कि 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा है ना, सिर्फ एक वेरिएबल मैंने माना, ठीक है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो x क्या हो गया, cos थीटा, तो sin थीटा हमारे पास क्या होता है ना, √1 - cos² थीटा, तो हमने सिंपल एक्सप्रेस कर लिया। अब देखो, अब x में लिया है ना, तो इक्वेशन को मेरे को d/dx में सोल्व करना होगा। तो देखो d/d थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx/d थीटा, देखो, ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, हम एज्यूम कर सकते, देखो वैसे ही ऐसे कटता नहीं है, ठीक है ना, ये ऐसे कटने पे d/d थीटा यही आ गया। बस ये थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बताया कि हम इस तरीके से, फिजिस्ट जनरली ना डिफरेंशियल पार्ट को एज अ फ्रैक्शन समझते हैं। मैथमेटिशियंस को यदि आप बोल दो ना कि डेरिवेटिव्स को एज अ फ्रैक्शन लिखा गया, तो गुस्सा मान जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब डिफरेंशिएशन जब करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, -sin थीटा आ गया, d/dx हो गया, ठीक है। और sin थीटा को देखो हमने ये लिख लिया, कोई डाउट है, समझ में आई बात। अब देखो गौर से, अब
क्या किया गया है, तो दोनों साइड यदि मैं देखो साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दूँ इसी में, तो जब मैं यहाँ साइन थीटा की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया, तो यहाँ पर भी जब साइन थीटा की मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो फिर ये लिख सकते हैं ना मैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, सिंपली मेरे पास ये बचेगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन हमारे पास ये क्या हो गया, काफ़ी आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, देखो ध्यान से, अब हमारे पास जो है, ठीक है, देखो डी बाई डी थीटा है ना, ये जो हमारे पास डी बाई डी थीटा है, ये देखो ये पार्ट को गौर से नोट करना है आपको ध्यान से। हमारे पास क्या था, डी बाई डी थीटा है ना, इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा डी बाई डी एक्स, यही तो आया था। यदि आप इसको एक मिनट ध्यान से देखो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो डी बाई डी थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा डी बाई डी एक्स है, तो मैंने डी बाई डी थीटा की जगह क्या लिख दिया, ये पार्ट लिखा है ना, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, और 1 साइन थीटा तो ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ ही है, तो ये 1 साइन थीटा तो देखो ये लिख लिया, ये 1 साइन थीटा तो ये नीचे आ गया, और डी बाई डी थीटा को क्या लिखा मैंने, ये लिखा, तो माइनस साइन थीटा डी बाई डी एक्स। ठीक है, फिर मैं क्या लगाऊंगा, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगाया, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिंपली साइन थीटा, देखो इस पूरे ब्रैकेट वाले टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, -1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, और ये मेरे पास अपर थीटा आ गया। समझ में आ गई बात। अब देखो ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, तो सिंपली मेरे पास ये आ गया, नहीं आ गया, लैम्डा माइनस एम स्क्वायर एल और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया। समझ में आया, ठीक है। दो बार इसका मैं यदि डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा तो सिंपली मेरे पास ये आ जाएगा, ये टर्म मेरे पास हो गई एज इट इज। कोई डाउट है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब यही इक्वेशन जो है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, जो एग्जैक्टली मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। बस वहाँ पर ये जो लैम्डा की वैल्यू होती है क्या होती है, एल प्लस वन, या कोई कांस्टेंट होता है एन प्लस वन हो सकता है ना। तो जब उस इक्वेशन से इस इक्वेशन की कंपैरिजन करते हैं तभी हमें पता चलता है कि भाई ये तो एसोसिएटेड लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख लो, चाहे मर्जी है, ठीक है, समझ में आया। और इट फिजिकली मीनिंगफुल तभी होगा जब एक्स का वैल्यू है, क्या होगा, वो -1 और 1 के बीच में होगा। क्यों, क्योंकि देखो एक्स हमने क्या माना था, कोस थीटा ही तो लिया था, और जो कोस थीटा होता है ना, उसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में वेरी करता है ना, यही तो होता है, तो एक्स भी तो उतना ही होगा क्योंकि इक्वल है। तो ये चीज़ है, समझ में आ गई बात इतनी, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, देखो जो m²l है, हम जानते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्यों इसको ऐसा बोलते हैं। तो यदि ये 0 हो, ml का वैल्यू क्या हो, 0 हो, है ना, तो ये टर्म तो पूरी गई, तो ये इक्वेशन बची, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम ध्यान देखना, यदि m का वैल्यू 0 नहीं है, कुछ और वैल्यू है, तो वो आगे क्या वर्ड जुड़ जाता है, एसोसिएटेड लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। बस ये फर्क है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ एक छोटी सी है, ध्यान रखना। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा, एक चार ऑप्शन बना के दे देगा, है ना, तो भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू यदि 0 होती है तो हमारी पोलर इक्वेशन किस में बदलती है, तो ध्यान रखना यदि 0 होती है तो वो लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलती है, और जब 0 नहीं होती तो एसोसिएटेड लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलती है, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो, अब इस इक्वेशन को हमको तो सोल्व करना है, तो यदि आप ध्यान से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x इक्वल टू +-1 पर सिंगुलैरिटी है ना, वैल्यू रखने पर इनफाइनाइट चला जाएगा, तो इस सिंगुलैरिटी को क्या करना है, रिमूव करना है। तो जो हमारे सॉल्यूशन माना है, तो सॉल्यूशन हम मतलब सब्सटीट्यूट करते हैं, जो थीटा है क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ml/2yx, ठीक है। ये कोई फंक्शन है, डायमेंशन है कि 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, जैसे मैंने बताया कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हो, है ना, hx मान लो, gx मान लो, wx मान लो, कुछ भी ले लो, है ना। तो ये माना। अब यदि मैं ऐसा क्यों किया भाई, हमने सिंगुलैरिटी को रिमूव करने के लिए क्यों किया, देखो जब थीटा की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी तो यहाँ क्या रखा जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ml/2 समथिंग होगा, ठीक है ना, मतलब कुछ वैल्यू होगी, तो वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या करेगा, काट देगा, क्या करेगा, काट देगा, तो सिंगुलैरिटी रिमूव हो जाएगी। समझ में, ये हमने क्या माना है, ये जो है, ये क्या है, पावर सीरीज है ना, yx क्या पावर सीरीज है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बाद में समझेंगे इसको हम पावर सीरीज सॉल्यूशन जब करेंगे इसी का, ठीक है। दूसरा, ये एक इंपॉर्टेंट बात जो है, ml की वैल्यू जो है क्या है, ग्रेटर देन 0 के लिए हमने लिया है, ठीक है। किसके लिए लिया है, ग्रेटर देन 0 के लिए लिया है। तो काफ़ी बुक्स में ना इसको ऐसे लिखा होगा, आप देखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ml/2, ठीक है। अब ये है, आप सोचिए, कुछ दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भाई ये देखो मॉडुलस जैसे मैंने लगाया है ना, तो हम जनरली मॉडुलस मैंने नहीं लगाया, मैंने आपको यही बता दिया कि ग्रेटर देन पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने लिया, क्योंकि हम पूरी इक्वेशन में मॉडुलस लगाएंगे तो चीज़ें कम्बरसम हो जाएंगी हमारे लिए, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो मैंने मॉडुलस
नहीं लगा है, सिंपली इसका मतलब ये मैंने बता दिया पॉजिटिव है, तो हम ये पॉजिटिव मान के चलेंगे। दूसरी बात ये आप सोचोगे ml/2 क्यों मानना है, m/2 ही हमने क्यों लिया, तो आप मान लो कोई पावर ले लो P, अब जब इसको उसमें रखोगे ना तो उसको सोल्व कर दोगे तो बाद में पता चलता है तो ml/2 निकल के आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हिट एंड ट्रायल मेथड से की गई हैं, कोई इसी वजह से इसी तरीके से इनके सॉल्यूशंस निकलते हैं, ठीक है ना, सोफिस्टिकेटेड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के। अब देखो, अब हमने कुछ नहीं करना है, ठीक है, अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो हमने इस इक्वेशन में रखेंगे, आप इस देखो इसको ना 2 बार डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ रख दोगे, फिर 1 बार डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ रखना है, फिर सोल्व करना है और किसका वैल्यू निकालना है, लैम्डा का वैल्यू निकालना है। ये मेन हमारा मकसद है लैम्डा का वैल्यू निकालने की, लैम्डा एक्चुअली में है क्या, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो देखो मैं इस इक्वेशन में ना रख के इसमें रखूंगा, क्योंकि मुझे इसमें रखने से एक ही बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। देखो आप, है ना, जो थीटा का डिफ्रेंशिएशन इसमें एक ही बार हुआ है ना, समझ में आया, कोई डाउट है, वो तो बाद में दूसरी बार हुआ, वो आसान पड़ता है और कुछ नहीं है। तो हम देखो जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा, देखो क्या किया गया है, देखो 1 - x² ml/2 हो गया, ठीक है। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे देखो ml/2 आगे आएगा, है ना, और इसमें से घट जाएगा, देखो ml/2 -1 हो गया, समझ में आया, y एज इट इज हो गया। फिर इसी का तो डिफ्रेंशिएशन क्या है, तो देखो ml/2 था, फिर ये माइनस के 2x हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, माइनस के ही आ गया, समझ में आई बात, ठीक है। अगली बार देखो क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है ना, अब ये वाली टर्म एज इट इज रखी, y का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, अब देखो ये टर्म एज इट इज होगी, y का डिफ्रेंशिएशन किया, समझ में आया, कोई डाउट है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। तो इसका मतलब हमने ये चीज़ तो डिफरेंशिएट कर दी। अब मैं यदि इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूँ 1 - x² का दोनों साइड, तो देखो इसमें 1 - x को देखो 1 - x² का क्या क्या मल्टीप्लिकेशन, इस पूरी टर्म को देखो, ये पूरी टर्म है मैंने ब्रैकेट में लिखी हुई है, ये एज इट इज लिखा है, ठीक है। अब उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 1 - x² का, देखो -1 था ना, तो देखो ml/2 आ गया, है ना, तो ml/2 था तो +1 हो गया, क्योंकि मैंने 1 - x² का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। अब देखो दोनों साइड क्या लगा दिया, d/dx, फिर यहाँ दोनों साइड क्या लगा दिया, d/dx, ठीक है, समझ में आया। अच्छा अब कुछ नहीं है, बस हमने इस ये वैल्यू पता करते ही हम उठा के इसमें रख देंगे, है ना, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है हमें। अब देखो सिंपली बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये क्या आएगा, अब यहाँ पर यदि आप तुम नोट करो, देखो एक x का फंक्शन ये है और ये है, 3 है, तो हम एक एक करके डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखो पहले x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और बाकी चीज़ एज इट इज, x का करेंगे देखो 1 होता है, देखो x गया यहाँ से, ये आ गया टर्म, बाकी चीज़ एज इट इज लिखी है, ठीक है। अगली बार किसका करेंगे, -mlx एज इट इज, देखो ये -mlx एज इट इज, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बाकी चीज़ एज इट इज, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या, ml/2 आ गया और ml/2 -1 हो गया, 1 - x² है ना, ठीक है। फिर 1 - x² का क्या होगा, -2x, y एज इट इज हो गया, ठीक है, समझ में आया। अगला देखो, अब पहले हम x का किया था और इसका किया था, है ना। अब की बात देखो क्या करेंगे, x और ये एज इट इज और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब मान लो जैसे हमारे पास 3 टर्म होती है ना, इसका करो, इनको तीनों को, इन दोनों का एज इट इज रखो, फिर y का करो, इन दोनों का एज इट इज रखो, फिर w का करो और u और v को एज इट इज रखो, ऐसे ही किया है, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो ये टर्म एज इट इज y का कर दिया dy/dx, कोई डाउट है, समझ में आया, बहुत सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही फंक्शन है, एक ही हो गया और एक ही है। अब देखो dy/dx तो एज इट इज, अब देखो ml/2 +1 देखो आगे आ गया, और 1 - x² का क्या होता है, -2x हो गया, ठीक है ना। ml/2 +1 था ना, देखो ml/2 आ गया, घट जाती ना, यदि x की पावर n है तो nx n-1 हो जाता है, dy/dx एज इट इज हो गया। तो मैंने देखो नीचे करली ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि चीज़ आपको समझ में रहे, ठीक है। अब देखो ये टर्म एज इट इज, अब dy/dx का कर दिया, देखो ये टर्म एज इट इज और dy/dx का डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया, कोई डाउट है, ठीक है। देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो मैंने y कॉमन ले लिया, ठीक है ना। देखो कुछ नहीं है, ये टर्म एज इट इज उठा के रख ली, है ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ml यहाँ भी है, ml ये रहा और x ये है, x ये है, तो x² हो गया, ml² होगा, कोई डाउट है, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो dy/dx और यहाँ भी क्या है, dy/dx है ना। अब यदि आप गौर से ध्यान से देखो, जब मैं 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2ml आएगा मेरे पास, है ना, और यहाँ क्या है, x है या नहीं है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर एक mlx मेरे पास यहाँ है, mlx यहाँ पर है, तो देखो 2 कॉमन आ जाएगा और बाकी टर्म क्या रहेगी मेरे पास, एज इट इज रहेगी, और ये उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, समझ में आया। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। अब बात करें, अब इसी को तो उठा के हमें रखना है, तो यही तो थी हमारे पास इक्वेशन, है ना, ये इक्वेशन थी, यही हमने क्या किया, सोल्व किया। तो इस पूरे की जगह हमने ये इक्वेशन उठा के रखनी है हमें, है ना, ये जो हमने निकाला, तो इसको उठा के देखो, ये यहाँ पे रख दिया एज इट इज़, ये रखा, ये ही तो है, ये वाली जो टर्म है हमने यहाँ रख दी और ये पूरा मेरे पास ये आ गया, ठीक है ना, समझ में, थीटा की जगह देखो ये लिख दिया।
अब दोनों डिवाइड कर दे ml/2 से, तो देखो क्या जब डिवाइड करेंगे ये टर्म कट गई, माइनस ml बचा। जब डिवाइड करेंगे तो देखो -1 बचेगा, पावर वो नीचे आ गया, ये y एज इट इज। देखो इससे डिवाइड करेंगे, ये हट गया माइनस के 2x ml/2 dy/dx बचेगा। देखो कटेंगे तो 1 - x² + 1 ही बचेगा, ये आ गया डबल डिफ्रेंशिएशन होगा। डिवाइड किया था, ये पूरी टर्म कट गई, ये एज इट इज आ गया। समझ में आया? ठीक है, कुछ भी टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। अब देखो ये वाली टर्म मैंने पहले लिख ली, ये वाली टर्म मैंने बाद में लिख ली, और देखो m²l यहाँ 1 - x² है, यहाँ है, ठीक है ना। इन दोनों को हम सेम चीज़ है, कॉमन ले लेंगे, l - ml ml+1 आ गया। ठीक है, देखो ये लैम्डा तो यहाँ हो गया ना, और देखो ये टर्म मेरे पास क्या है, m²l 1 - x² है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, -ml है प्लस m²l x² 1 - x², y है ना कॉमन। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, लैम्डा, ये हो गया। ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है मेरे पास, m²l, ठीक है ना, 1 - x²। तो जब आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपके पास, ये सॉरी कुछ मिस्टेक तो नहीं किया हमने, इज देयर एनी मिस्टेक वी हैव डन? आई थिंक वी हैवंट डन। x² हो गया ना, ये तो प्लस आएगा, ये वाले टर्म क्या गया, माइनस हो गया, ये मेरे पास माइनस के ml, और ये क्या हो गया y, ये कट गया है ना, तो ये लैम्डा, ये -m²l माइनस के ml है ना, -1 कटेगा ना। समझ में आया? अब देखो -ml यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, तो ये ml+1 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो y था ना, यदि आपको ध्यान हो, हमारे पास सोल्यूशन हमने क्या एज्यूम किया था, ये तो एज्यूम किया था 1 - x² ml/2 और y, है ना, यही तो था। यदि आपको ध्यान हो, मैंने ml पॉजिटिव है हमारे पास, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो y जो था हमने इसको पावर सॉल्यूशन माना था, पावर सीरीज सॉल्यूशन x की पावर की, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे हम यही हम क्या करना है, वी एज्यूम पावर सीरीज सॉल्यूशन फॉर yx। ठीक है, अब इसमें पुट कर देना है सिंपली। तो डबल डिफ्रेंशिएशन जब करें, देखो 2 बार पहली बार डिफ्रेंशिएशन करो, के आगे आ गया कि x की पावर k-1, फिर 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, देखो अब k-1 आगे आ गया, k-1 k-2 हो गया। सिंपली कुछ नहीं है, बहुत टिपिकल, मतलब ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो 1 - x² हो गया हमारे पास सिंपली, और डबल डिफ्रेंशिएशन जो था उठा के वैल्यू हम नहीं रख देंगे, ये डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू रखी। ठीक है, अब देखो एग्जाम में एक्चुअली में आपसे इसमें से ना बीच से क्वेश्चन उठाएगा, ये पूरा का पूरा जनरली आपसे कहाँ पूछा जाएगा, ये तो आपसे यूपीएससी फिजिक्स का जो ऑप्शनल पेपर होता है वहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, पूरे क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे आपसे। ऑप्शनल में आएगा तो इस पूरे में से आपसे बीच में से कोई भी क्वेश्चन आपसे उठा के पूछ लेगा, ये पूछ लेगा आपसे उठा के, है ना, किस तरीके का 4 ऑप्शन दे देगा, तो ये आपको पता है कि हमने ऐसे सोल्यूशन एज्यूम किया था, तो आप बता पाओगे। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो -2x ml ये एज इट इज हो गया, dy/dx जो था ये उठा के हमने सिंपली यहाँ रख दिया, और ये लैम्डा -ml ml+1 और y का जो वैल्यू था ये था, तो सिंपली ये आ गया। ठीक है, कोई डाउट है? अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं है, देखो 1 - x² है ना हमारे पास, है ना, तो देखो इस पूरा ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ गया। देखो x² है, यहाँ x -2 है, गया x की पावर k बचा, ये आ गया सिंपली। ठीक है ना, समझ में आया? देखो यहाँ x है, यहाँ -1 है, तो गया खत्म, x की पावर k बचेगा, तो देखो ये हो गया, ये टर्म मेरे पास एज इट इज आ गई, और कुछ नहीं। देखो अब हमने ना क्या करना है, x की पावर जो है कॉमन लेना है सबसे, लेकिन यहाँ देखो k-2 है, यहाँ k है, यहाँ k है, यहाँ k है, तो हम पावर्स को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो अब इस वाली टर्म को देखो, यदि इस वाली टर्म में ना मैं k-2 को j मान लेता हूँ, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, j + k2। तो एडजस्ट द इंडाइसेस सो ऑल सम्स आर ओवर x की पावर j, मतलब कुछ भी मान लो, j मान लो, n मान लो। तो जो k की पावर -2 है ना, ध्यान से देखो, उसको मैंने क्या मान लिया, j। तो देखो k की क्या वैल्यू हो जाएगी, j+2, x की पावर क्या हो गई, j, तो k की जगह क्या लिखूंगा, j+2, यहाँ क्या आ जाएगा, j+1। अब गौर से देखो, अब x की पावर j आ गया, तो j का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकता है ना, तो 0 से स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, जैसे यहाँ तो अलग अलग आ रहे थे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो कॉमन लेना चीज़ें आसान नहीं थी, है ना, सारा इंडाइसेस का पावर सेम कर देंगे तो कॉमन लेना आसान हो जाएगा। तो ये आ गया, कोई डाउट है? अब देखो यहाँ पे x की पावर k है, तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि यदि मैं k को j मान लूँ तो यहाँ पे देखो सिंपली वही टर्म आ जाएगी, k की जगह j लिख लिया, j-1 a की पावर j x की पावर j। ठीक है ना, लिख सकता हूँ ना यहाँ पे तो मैं, ठीक है, तो ये j आ गया। ऐसे देखो यहाँ पर भी कर सकता हूँ, x की पावर k को मैं सिंपली j मान लूँगा, क्योंकि लास्ट 0 मतलब टर्म तो वही रहेगी ना, चेंज नहीं होगा। यहाँ पर यदि k-1 होता ना, तो तब मैं j को k-1 मानता, है ना,
इसी तरीके से देखो के को मैंने जे से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की पावर जे, यहाँ पे एक्स की पावर जे, यहाँ भी एक्स की पावर जे, यहाँ भी एक्स की पावर जे, और देखो एक्स की पावर जी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब देखो j+2 j+1 ये टर्म माइनस, है ना, समझ में आया। अब देखो ये लैम्डा माइनस एम एल +2 आ गई, माइनस के जे -1 ये रहा, माइनस के 2 ml+1 ये रहा, ठीक है। तो ये हमने ये ले लिया। अब देखो फॉर दिस टू होल्ड फॉर ऑल एक्स द कोफिशिएंट ऑफ ईच पावर मस्ट वेनिश, है ना। ये अब हमारे पास क्या टर्म आया, देखो जे की पावर 0 टू द पावर इन्फिनिटी, यहाँ कोई वैल्यू है, वेरिएबल्स हैं, ओ सॉरी कांस्टेंट है, यही तो है, यही तो टर्म है। अब देखो ये वेरिएबल्स हो गया कुछ, अब ये सम 0 तो तभी होगा ना जब ये 0 होगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट ही तो है ना ब्रैकेट में, पर ये 0 के इक्वल आ रहा है, तो 0 कब होगा, जब ये टर्म 0 होगी, ठीक है। तो ये देखो ये पूरा का पूरा उठा के मैंने लिख दिया, तो ये वाला पूरा किसके इक्वल, ये 0 के इक्वल कर दिया हमने, समझ में आया, ठीक है। अब ये aj+2 आ गया, ये टर्म मैं उधर लेके गया, देखो माइनस ये था प्लस हो गया, -2j वाला टर्म प्लस हो गई, लैम्डा माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब मैं इसको चाहूँ तो देखो जे को क्या लिख सकता हूँ, j², है ना, समझ में आया। अब देखो यहाँ माइनस जे आएगा, लेकिन यहाँ 2j भी तो है, उससे प्लस जे बन जाएगा, 2 ये हो गया, ये टर्म हो गई, समझ में आया। अब ये वाली टर्म मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, ये देखो डिनोमिनेटर में आ गई, ठीक है, कोई डाउट है। अब ये टर्म भी बची मेरे पास, है ना। अब देखो अब हम यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, aj+2 इज इक्वल टू, है ना। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास देखो क्या है, ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ j+ ml j+ml+1 माइनस के लैम्डा, और ये j+2 और ये j+1 और ये टू द पावर j, ये आएगा। देखो इसको ना मैंने न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप खुद से देखो, j की j में करेंगे j² आ गया, j की 1 में करो j आ गया, है ना, j की ml में करो jml, और यहाँ से करेंगे फिर से jml 2jml आ गया, समझ में, ml की मल्टीप्लाइज पूरे में करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये माइनस लैम्डा है, तो इसको मैंने ये लिखा, इसी को हम रिकर्सन फॉर्मूला बोलते हैं। अब देखो j+2 वैल्यू निकाल सकते हैं हम j से, है ना। अब मान लो j का मेरे पास a0 है, और मैं क्या निकाल सकता हूँ, a2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये ऐसे ही तो है, j की वैल्यू यदि 0 है तो ये है, तो एक दूसरी रिलेशन से मैं एक दूसरी वेरिएबल मतलब कोफिशिएंट निकाल सकता हूँ, तो इसी को हम रिकर्सन फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है ना। द पावर सीरीज ऑफ yx, जो y फॉर द सॉल्यूशन yx एंड हेंस θx टू रिमेन फाइनाइट एंड वेल बिहेव्ड, ये जो सीरीज बनी है ना, ये जो है हमारे पास जो ये पावर सीरीज थी, ये जो है टर्मिनेट होनी चाहिए, है ना। यदि ये टर्मिनेट नहीं हुई तो पावर सीरीज तो इनफाइनाइट होगी, हमारे पास इनफाइनाइट तो नहीं चाहिए ना हमें, ठीक है ना। तो फाइनाइट और वेल बिहेव्ड होना चाहिए x इज इक्वल टू +-1 पे, तो एक पावर सीरीज कब टर्मिनेट होगी, ये जो न्यूमरेटर है ना ये 0 हो जाए, यदि क्या हो जाए 0, ये तो होगा। देखो a2 टर्म क्या, मान लो एक कोई टर्म है ना a2, a0 क्या है, a0 + a1 + a2, मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, तो ये टर्म 0 हो गई, तो पावर सीरीज टर्मिनेट हो गई, समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो टर्मिनेट कब होगी, जो ये न्यूमरेटर है ना, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या मैं कहूँ ये j+2 क्या होना चाहिए, 0 फॉर सम j। तो फ्रॉम द रिकर्सन रिलेशन दिस कंडीशन क्या देगी, तो ये जो टर्म लिखी थी ना मैंने, इसको 0 के इक्वल कर दिया, तो देखो ये 0 के इक्वल हो गया। यहाँ से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आई, ये आई है, ठीक है, समझ में आया। तो j+ml, ये देखो j+ml को क्या माना मैंने, l, तो देखो ये टर्म क्या हो गई, l हो गई, ये टर्म क्या हो गई, l+k1। एल यहाँ से ले लिया गया क्योंकि फिजिक्स में ये टर्म हमें क्या देती है, मैं आपको बताऊंगा नाम, इसको क्या बोलते हैं, जैसे आप जानते भी होंगे 11th में भी पढ़ा होगा आपने, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। अब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पे सिंपली n+1 लिख देंगे, है ना, या k+1 लिख देंगे, कोई नंबर है ना वहाँ तो हमारे लिए, समझ में आया। फिजिक्स में एक फिजिकल मीनिंग दे रहा है ये नंबर हमारा, तो यहाँ पे हमने इसका नाम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर रखा है, ठीक है, समझ में आया। ये हमें बताता है किस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन है या कोई पार्टिकल है वो है, समझ में आया। तो ये लैम्डा हो गया, ये लैम्डा +1 हो गया, ठीक है, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है, और लैम्डा की वैल्यू देखो ये होती है, हमारे पास लिमिट होती है ना इस पर, ठीक है ना, मैक्सिमम एल। अब जैसे मान लो मेरे पास एल का वैल्यू कितना है, 3 है, तो ml कितना हो सकता है, -3 -2 -1 0 1 2 3, है ना, समझ में आया। तो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसके जितना ही हो सकता है या उससे कम ही होना चाहिए, वही तो है इसका मतलब। तो यहाँ पे ये जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी बुक्स में ना आपको मॉडुलस में लिखा मिलेगा ml, तो मैंने पहले आपको बता देते हम >0 मान रहे हैं ना, ठीक है, समझ में आई बात। एक तो इंपॉर्टेंट बात ये, दूसरा देखो ये कोई नंबर, देखो j+ml क्या है, कोई इंटीजर ही तो थे हमारे पास ये भी,
है ना, ये भी क्या इंटीजर ही थे, तो ये भी तो कोई पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा हमारे पास, है ना, इसलिए 0 1 2 3 वैल्यू आई है इसकी। भाई एम देखो एम एल हमने पॉजिटिव माना, ठीक है, प्लस जे का जो वैल्यू है ये भी हम कोई पॉजिटिव, भाई जे का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0 to इन्फिनिटी, तो ये भी कोई नंबर है ना, तो कुछ नंबर प्लस जुड़ के कुछ नंबर ही मिल रहा है, तो हमें तो लैम्डा भी तो हमें कोई नंबर ही होगा ना, ये एल एल प्लस 1। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये क्या होगा, कोई नंबर ही होगा। अब एम एल का वैल्यू यदि नेगेटिव भी हो, हमने तो पॉजिटिव माना था, एम एल का वैल्यू यदि नेगेटिव भी हो, नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो इमेजिन करो मान लो यहाँ ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है ना, देखो जे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो एम एल की वैल्यू मान लो नेगेटिव आ जाती है, तो यहाँ बेशक नेगेटिव आ जाए, ठीक है, यहाँ भी ये नेगेटिव आ जाएगी, तो यदि नेगेटिव भी आ जाए तो दोनों टर्म मल्टीप्लाई करके लैम्डा का वैल्यू हमें पॉजिटिव ही मिलेगा तब भी। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कन्फ्यूज नहीं होना। तो देयरफॉर द एसोसिएटेड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, तो जो एसोसिएटेड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो वो हमारे पास क्या बनेगी, ये तो बस फर्क क्या है, लैम्डा की वैल्यू हमने क्या लिख दी यहाँ पे, तो इस लैम्डा की वैल्यू के लिए इतना तामझाम हमने किया है, ठीक है ना, समझ में आया आपको, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था, तो अब कुछ और करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है ना, अब हमें पता है ये लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन होंगे वो लीजेंडर पोलिनोमियल होंगे, तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे ना लीजेंडर पोलिनोमियल होंगे, जिसको हम किससे लिखते हैं, पीएल से लिखते हैं, ठीक है। तो देखो एक्स में है ना, तो एक्स यहाँ लिखा है, एम एल इज इक्वल टू 0, जैसे मैंने अभी आपको ध्यान हो इससे थोड़ी मतलब पहले बताया था स्टार्टिंग में कि एम एल इज इक्वल टू जब 0 होगा तो लीजेंडर पोलिनोमियल बोलेंगे, यदि ये 0 होगा तो एम एल का वैल्यू यदि 0 नहीं है तो हम सोल्यूशन को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना, कोई वेरिएबल होगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल। तो ये जब एम का वैल्यू 0 होता है, ये जब एम एल का वैल्यू 0 नहीं होता, तो लीजेंडर पोलिनोमियल या लीजेंडर फंक्शन बोलेंगे, इसको एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल बोलेंगे या एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल या एसोसिएटेड लीजेंडर फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, यही सॉल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का। समझ में आया, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। काफ़ी बुक्स में आप ये भी देख सकते हो, ऐसा भी नीचे भी लिखा मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है, कोई डाउट है तो ध्यान रखना। समझ में आया, तो ये जैसे मान लो P0 का वैल्यू इसका मतलब L का वैल्यू क्या है, 0 है, 0 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, L का वैल्यू 0 है, ML का वैल्यू 3 है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना है ना। एग्जाम आप यदि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपने सोल्व किए होंगे तो आपको जान पाओगे, तो यहीं से तो हम पता करेंगे, आपको पता ही नहीं है ये चीज़ क्या है, तो इन यहाँ से LM और L कैसे पता करेंगे, नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन तो यही होगा ना, ठीक है ना। ये अब इसमें आगे हम क्या जो लगाएंगे, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना, तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वही चीज़ इंश्योर करता है। तो देखो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, समझ में आया। तो जो PLML होता है ये एसोसिएटेड लीजेंडर फंक्शन है, पोलिनोमियल है, जो हम कोई सा भी निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, 1 - x² ml/2 ये फंक्शन था ना हमारा, ठीक है ना, और ये हमारे पास ये डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो मैं आपको, ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला यही है, आप तो 1 - x² ml/2, ठीक है ना, d की पावर ml/, मतलब इतनी बार डिफ्रेंशिएशन करना है, और ये क्या हो गया PLX। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या होता है, ML तो नहीं है ना इसमें, तो ये लीजेंडर फंक्शन है, ये लीजेंडर पोलिनोमियल है, तो लीजेंडर पोलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, तो फिर हम अपना क्या निकाल सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 1/2 L फैक्टोरियल D⁻L, ठीक है ना। ये L का वैल्यू 3 है, ये L का वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यानी 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है 1 - x² नहीं है, x² - 1 2L। समझ में आया, तो ये है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। तो वो तो हमने वेरिएबल x में था, लेकिन हमारे तो अपना पोलर फॉर्म में चाहिए, है ना, समझ में आया। तो जो हमारे पास x = cos थीटा हमने एज्यूम किया था, है ना, तो हम यहाँ पर यदि आप इसमें x = cos थीटा लिखोगे sin² थीटा बन जाएगा, तो हमारे पास पूरी इक्वेशन एसोसिएटेड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन पोलर फॉर्म में है, ऐसे लिखेगी, यही तो था, या लैम्डा की जगह क्या आ गया, L+1 आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, समझ में आया। एग्जाम में ना ये इक्वेशन को देता है और इक्वेशन में फेर बदल करेगा, वो आपको देगा कि L+1 है, या m लगा के देगा, यहाँ स्क्वायर होता है, यहाँ L होता है, तो आपको पता नहीं है तो आप क्या ऑप्शन लगाओगे, कुछ नहीं, ठीक है, समझ में आया। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, यहाँ x नहीं आएगा, cos थीटा आएगा, क्योंकि x हमने cos थीटा माना था, तो ये हो गया, ठीक है। अब हम ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन पढ़ेंगे ताकि हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पता कर सकें। तो जो एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल होता है उसके लिए जो ऑर्थोगोनैलिटी की रिलेशन होती है, तो देखो x हमारे लिए हम जानते हैं -1 to 1 वेरी करता है ना, तो क्या होता है -1 to 1, ठीक है,
ये फॉर गिवन एम एल है ना, एम एल का वैल्यू सेम है, देखो एल एल डैश, तो क्या होता है ये ध्यान रखना, मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 2 अपॉन में 2l+1 l प्लस एम एल एल माइनस एम एल फैक्टोरियल, ठीक है, समझ में आए, ठीक है। हम यहाँ एम एल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव के लिए भी मैं बताऊंगा। अब इसको देखो क्या है, कुछ नहीं है, देखो ये जो है ना ये क्रोनिकल डेल्टा ही तो है हमारे पास, तो यदि एल का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरा। यदि सेम होगा तो देखो क्रोनिकल डेल्टा नहीं होगा, एल इज इक्वल टू एल डैश होगा, ठीक है। तो 2 की पावर 2 अपॉन में 12+1 एल प्लस एम एल एल माइनस एम एल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन होती है। इसी की मदद से हम क्या करना है हमें, नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या, थीटा की फॉर्म में, देखो मैंने थीटा और एक्स दोनों की फॉर्म में लिखा है, तो थीटा की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या, 0 to पाई थीटा 0 to पाई वेरी करता है, 1 आने का मतलब क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो ये अब देखोगे, आप सोचोगे साइन कहाँ से आए, तो देखो जो टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आर साइन थीटा, ठीक है ना, डी आर डी थीटा डी फाई, यही तो होता है। तो हम साइन थीटा डी थीटा को ही तो लेंगे, ठीक है ना। और यदि हमें किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होता है, रेडियस के, तो रेडियल हम को टर्म लेते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये है हो गया हमारे पास 0 to पाई, है ना, एल एम एल इक्वल टू 1। आप ऊपर भी लिख सकते हो, तो ये बस डिनोटेशन है, ऐसे लिख लो, या ना एल एम एल ऐसे लिख लो, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो जैसे एक्स की वैल्यू कोस थीटा होती है, तो सिंपली इसमें बदल जाएगा ना, कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा आएगा, डी एक्स में बदल जाएगा, तो वहाँ पर वेरी -1 to 1 होगा हमारे पास लिमिट, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो हमें नॉर्मलाइजेशन करना है, तो देखो इसका वैल्यू ये जानते हैं हमारे पास, ये हमारे पास सॉल्यूशन है सिंपली एक्स की फॉर्म में, नहीं तो यहाँ कोस थीटा लगा दो थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो रखेंगे सिंपली, है ना, एन स्क्वायर आ जाएगा, पी एल 2 बार आ गया, ठीक है ना, समझ में। अब देखो ये हम किसका ऑर्थोगोनैलिटी का इस्तेमाल करेंगे, देखो इस चीज़ का, जब एल डैश सेम हो गए ना तो ये दोनों टर्म सेम आ जाएगी ना, तो स्क्वायर बन गया, तो ये आएगा हमारे पास, है ना। तो देखो इसको हमने ये लिख लिया, है ना, समझ में, ठीक है। ये उधर चला गया। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से बहुत क्वेश्चन बने हैं, आपने देखा हो, तो ये ध्यान रखना 2l+1 अपॉन में 2, ठीक है, l माइनस एम एल फैक्टोरियल, और ये l प्लस के एम एल फैक्टोरियल, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे एम एल का वैल्यू पॉजिटिव है, ये बात दिमाग पे रखना, हमने पॉजिटिव के लिए निकाला है, तो हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है ना, +-1, समझ में, अंडर रूट है ना, तो इधर जाके अंडर रूट पे जाएगा तो +-1 वैल्यू आएगी। अब ये ही डिसाइड करता है हमारे लिए कि एम एल का वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है क्या। तो जो जनरलाइज्ड नॉर्मल सॉल्यूशन होगा तो वो यही तो होगा, क्योंकि हमारे पास क्या था, यही तो था, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये आ गया, देखो ये हमने किसका वैल्यू लिखा है यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का, और ये हमारे पास ये हो गया। अब देखो अब मैंने मॉडुलस लगाया है ना, क्योंकि बार बार लगाता आता तो काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड रहती है ना। ये क्या है, तो इसको हम कॉन्डोनसोटली फेज बोलते हैं, ठीक है। यदि एम एल का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो देखो यहाँ पर क्या टर्म आएगी, -1 to the पावर ml आएगा, ये ध्यान रखना। यदि लेस देन 0 ये इक्वल टू 0 होगा तो 1 होगा, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बात वही है ना। तो ये दिमाग में बैठा लेना बिल्कुल ही। अब देखो यदि मेरे पास एम एल का वैल्यू मान लीजिए -2 है, तो मेरे पास क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू -2 आया है, तो इसका मतलब क्या है, -2 नेगेटिव है ना, तो यानी कि 1 आएगा, है ना यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। अब देखो नहीं तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, है ना, देखो एम एल का वैल्यू कितना है, -2, मॉडुलस लेना है उसका, फिर +2 हो गया अपॉन में 2, पावर में 0 है तो 1 ही आएगा यहाँ पे, है ना, समझ में आया। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये ऐसे नहीं लिखना चाहते तो देखो ये तो 1 आएगा क्योंकि -2 माइनस वैल्यू है। अच्छा तो देखो यहाँ फिर हम 2l+1/2 लिखेंगे, है ना, l माइनस, अब देखो यहाँ मॉडुलस है ना, ये पॉजिटिव टर्म ही आएगा यहाँ पे, है ना, तो ये l+2 आएगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें इस बात का, बिल्कुल कोई डाउट है। यदि हमारे पास +2 होता तो मैं क्या लिखता, -1, यहाँ +2 है ना, तो यहाँ स्क्वायर बन जाता तो पॉजिटिव बना देता, ठीक है। या मैं 3 लेता, सपोज पॉजिटिव 3 लिया तो मेरे पास -1 की पावर 3 आएगा यहाँ पे, तो यानी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ l-3 होगा और यहाँ l+3 होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।